नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। 24 मार्च से 12वीं की परीक्षाएं होंगी। 31 मार्च से 10वीं की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आरबीएसई ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। आरबीएसई की वेबसाइट पर आप जाकर पूरा टाइम टेबल देख सकते हैं। तो वेबसाइट पर जाकर आप टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। https:/rajasthanboard.rajasthan.government.in तो ये वेबसाइट है जिस पर जाकर आप अपने टाइम टेबल को देख सकते हैं। तो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आरबीएसई ने बड़ा ऐलान किया है। टाइम टेबल निकाल दिए गए हैं। आरबीएसई के वेबसाइट पर पूरा टाइम टेबल मौजूद है। आप वेबसाइट पर जाकर टाइम टेबल देख सकते हैं। वेबसाइट आपको एक बार फिर से बता दें, https:/rajeducationboard.rajasthan.government.in ये वो वेबसाइट है जिस पर जाकर आप टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। तो बता दें 24 मार्च से 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं 10वीं की परीक्षाओं की बात करें तो 10वीं की परीक्षाएं 31 मार्च से आयोजित होंगी। सहयोगी चंद्रशेखर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, आरबीएसई ने टाइम टेबल जारी कर दिए हैं 10वीं और 12वीं के, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जो है उसने परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी की परीक्षाओं का अलग अलग टाइम टेबल जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार जो है 24 मार्च से सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। साथ ही सेकेंडरी की परीक्षाएं जो है वो 31 मार्च से आयोजित की जाएगी। हर बार मुख्य परीक्षाओं के अंदर ये देखा गया है कि जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी परीक्षाएं जो है वो पहले होती है, लेकिन इस बार उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। जी चंद्रशेखर, चूंकि अब टाइम टेबल भी जारी हो गया है, स्टूडेंट्स का क्या कहना है? क्या तैयारियां कर ली गई एग्जाम्स के लिए? बिल्कुल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने पूर्व में ये घोषणा कर दी थी कि जो परीक्षा है वो ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस ली गई थी। साथ ही जो 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी थे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के, उन्हें स्कूल भी बुलाया जा रहा था कोरोना काल के दौरान भी, और उन्हें पूरी तैयारी करवाई गई थी। जी, बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। यूक्रेन संकट पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है। पीएम मोदी के आवास पर यह बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल हुए हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, इसको लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है। भारत सरकार के तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह बैठक चल रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी खुद मौजूद हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो वो घड़ी आ गई है जिसका डर सता रहा था। रूस की तरफ से आधिकारिक तौर पर युद्ध शुरू हो चुका है और यूक्रेन ने समझौता करने से इनकार कर दिया है। जिनसे बड़ी उम्मीद थी वो अब तक उलझे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या पीएम मोदी शांति दूत बनेंगे? रूस रुकेगा नहीं। यूक्रेन झुकेगा नहीं। नेटो लड़ेगा नहीं। मोदी बनेंगे संकट मोचक। One of the most powerful and respected world leaders is Modi ji. We are expecting that Modi ji यूक्रेन को भारत से बड़ी उम्मीद है। क्यों है ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले
यूक्रेन से आई इन तस्वीरों को देखिए। धधकती आग को देखिए। धुएं का गुबार देखिए। भागते हुए लोग देखिए। बिखरते घरौंदे देखिए। और देखिए ऐसा होने की वजह। रूसी सेना बेधड़क यूक्रेन में घुसी जा रही है। नेटो रूस को रुक जाने की चेतावनी दे रहा है और यूक्रेन दुनिया से रूस को रोकने की अपील कर रहा है। So I call on every one of you to do everything possible to stop the war. दूसरे विश्व युद्ध के बाद युद्ध पर ब्रेक लगाने के साथ साथ दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए गठित हुआ यूएन भी रूस को युद्ध रोकने के लिए कह रहा है। President Putin, stop your troops. लाख मना करने के बाद भी फिलहाल बर्बादी का मंजर बदलता नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन में फंसे भारतीय भी खौफजदा हैं। युद्ध की स्थिति पर दुनिया भर के देश अपने स्टैंड ले रहे हैं और भारत भी यूक्रेन मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। विषम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट का पूरा इफर्ट है कि जो हमारे भारतवासी हैं, हमारे जो बच्चे वहां पर हैं, उन सभी को निकाला जाए। भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए। रक्षा मंत्री ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की वतन वापसी के लिए सभी उपाय करने का भरोसा दिया है। अब बात उस भरोसे की जो भारत में मौजूद यूक्रेन के राजदूत को है, यानी ये कि पीएम मोदी कैसे बन सकते हैं संकट मोचक। ये जानने से पहले रूस यूक्रेन विवाद पर भारत का स्टैंड जान लीजिए। India's stand is we are the neutralized and we hope the peaceful solution through diplomatic. अब बात संकट मोचक वाली, तो पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगाने के बावजूद जिस रास्ते पर रूस निकल पड़ा है, उससे तो ये तय दिख रहा है कि विपक्षी खेमे के खौफ से तो रूस नहीं रुकने वाला। दूसरी तरफ जो समर्थन में है वो तो रूस की ताकत है ही। ऐसे में यूरोपीय जानकारों के मुताबिक रूस यूक्रेन विवाद का हल सिर्फ कोई दोस्त देश ही निकाल सकता है। क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है और पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति पुतिन की खूब बनती भी है। साथ ही भारत का स्टैंड भी तटस्थ वाला है, इसलिए यूक्रेन को पीएम मोदी से बड़ी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग का असर मरुधरा तक भी पहुंचने लगा है। यूक्रेन में पढ़ाई करने गए राजस्थान के सैकड़ों छात्र वहां फंस गए हैं। अचानक छिड़ी जंग के बाद यूक्रेन में ट्रेन, हवाई सेवा दोनों पर रोक लगा दी गई है। उम्मीद सरकार पर है कि संकट में घिरे यूक्रेन से मुश्किल में फंसे भारतवंशियों को बाहर निकाला जाए। यूक्रेन पर हमला, मुश्किल में भारतवंशी। 20,000 भारतवंशियों पर खतरा। यूक्रेन में फंसे मरुधरा के सैकड़ों स्टूडेंट। हम लोग के यहाँ से लगभग 9-10 स्टूडेंट्स आज जाने वाले थे वहां पे, तो वो कीव में अटके हुए हैं। हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन में पढ़ाई करने गई प्रांजल का ये डर यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े घमासान में फंसे राजस्थान के सैकड़ों स्टूडेंट्स की आवाज है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में भारतीय स्टूडेंट दहशत में हैं। कीव में जहां हमला हुआ है, वहां भी कुछ स्टूडेंट फंसे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव के कारण कई स्टूडेंट्स भारत लौट रहे थे, लेकिन अचानक हुए रूस के हमले के बाद सभी फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। इसके बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ सुपरमार्केट से लेकर एटीएम तक में भीड़ है। इसलिए यहाँ पर एटीएम्स के बाहर लंबी लाइन लग चुकी है।
तो जितने भी बच्चे अभी गए हैं वो अटक गए हैं रेलवे स्टेशन पर ही कीव के। वहां से फ्लाइट्स बंद हो गई है, एयरपोर्ट की फ्लाइट सारी कैंसिल कर दी, बंद कर दिया गया, तो फिर जा नहीं पा रहे। ऐसी चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, बट हम अपनी इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन एम्बेसी से बस ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा यहाँ से इवैक्यूएशन प्लान करें, हमें अपनी कंट्री पे, हमें अपने घर पे सेफली हम चले जाएं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं। यूक्रेन के कई शहरों में पढ़ाई करने गए स्टूडेंट्स के मुताबिक फ्लैट से हवाई हमले, आग और धमाके सुनाई दे रहे हैं। लोग अपना सामान समेटकर घर से निकल रहे हैं। सभी को किसी भी तरह देश वापसी का इंतजार है और उम्मीद टिकी है अपनी देश की सरकार पर। वो बहुत घबराए हुए हैं, उनके पेरेंट्स भी बहुत घबराए हुए हैं। और हम एक्चुअली जो फ्लैट्स थी जिन्होंने की थी वो सारी कैंसिल हो चुकी हैं। हमारी फ्लाइट थी, हमारी लास्ट फ्लाइट थी और अब सारी फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश करता हूं कि हमारे जितने भी फ्रेंड रह रहे हैं वहाँ, तो उनको प्लीज जल्द से जल्द यहाँ इवैक्यूएट किया जाए और एयरलिफ्ट किया जाए। हालात गंभीर हैं। विदेश मंत्रालय पल पल की घटना पर नजर रखे हुए है। वहीं यूक्रेन एयरलाइंस के अधिकारी के मुताबिक वहां फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के वैकल्पिक तरीके ढूंढे जा रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं, दूसरे रूट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, कहां से बच्चों को लेके आ सकते हैं। 7 फ्लाइट्स प्लान्ड थी, लेकिन अभी वेट कर रहे हैं कि किस रूट से बच्चों को लेके जा सके। कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि और फ्लाइट्स लाएं ताकि जितने बच्चे आना चाहते हैं सबको सेफली घर वापस ले आया जाए। रिक्वेस्ट आप लोगों के पास पेंडिंग्स हो रही हो? बहुत रिक्वेस्ट है हमारे पास, बच्चों से भी है, पेरेंट्स से भी है, एजेंट्स से भी है, बहुत फोन आ रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कैसे इनको लेके जाए। यूक्रेन में बिगड़ते हालातों को लेकर गहलोत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। राजस्थान की सरकार यूक्रेन में फंसे प्रवासी भारतीयों को लेकर चिंतित है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पल पल की जानकारी ले रहे हैं। सीएम के निर्देश पर राजस्थान फाउंडेशन के चेयरमैन धीरज श्रीवास्तव यूक्रेन की हर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। राजस्थान सरकार ने पूरे मामले को लेकर राजस्थान फाउंडेशन के चेयरमैन धीरज श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। धीरज श्रीवास्तव पूरे मसले को लेकर यूक्रेन में फंसे राजस्थान से संपर्क बनाए हुए हैं। धीरज श्रीवास्तव से यूक्रेन मामले को लेकर सरकार के प्रयास सहित अन्य मसलों को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता लवली वाधवा ने। के बाद में भारत के लोगों को लेकर के लगातार चिंताएं गहरा रही है। राजस्थान की सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पैनी नजर रखे हुए हैं और साथ में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया राजस्थान फाउंडेशन के चेयरमैन धीरज श्रीवास्तव जी को। हमारे साथ में धीरज श्रीवास्तव जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह से लगातार संपर्क किया जा रहा है प्रवासी राजस्थानियों से, जो बच्चे हैं, काफ़ी बड़ी तादाद बताई जा रही है जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, किस तरह का कम्युनिकेशन हुआ है और काफ़ी बच्चों को रेस्क्यू करके यहाँ लाया भी गया है? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी संवेदनशील और उनका एक परिवार की तरीके से, अभिभावक की तरीके से वो बच्चों को हैंडल कर रहे हैं। जब तक उनको घर सुरक्षित पहुंच नहीं गए, बजट की तैयारियों के बीच में भी उन्होंने रात में 3 बार, जब तक प्लेन लैंड हुए, दिल्ली वाला लैंड हो गया, 3:30 बजे यहाँ का लैंड हो गया, जब बच्चे निकल गए, सर्किट हाउस पहुँच गए, रवाना हो गए अपने अपने घरों के लिए, तब तक जा करके उन्होंने फिर बजट दूसरे दिन प्रस्तुत किया। आप जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, जो लोग इस वक्त आपके इंटरव्यू को सुन रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे और राजस्थान सरकार से किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, किस तरह से वो बात कर सकते हैं? देखिए, हमने अपने सारे संपर्क जो जितने भी ईमेल और दूसरे जो नंबर्स हैं वो सब लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप भी उनको फिर से दिखा सकते हैं। मेरी एक गुजारिश रहेगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर के साथ में अगर कोई लिस्ट बना के हमको भेजते रहें, तो कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग ने ज्वाइन कर लिया है। हमारी टीम के लोग उसमें लगातार उनसे संपर्क में हैं। राजस्थान की और केंद्र की सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और उन्हें जल्द ही अपने देश वापसी के लिए वो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। उधर यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों की मदद को आ गया स्पीकर ओम बिरला। यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। दिल्ली और कोटा स्थित कैंप कार्यालय में हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। विद्यार्थियों तक भारतीय दूतावास के माध्यम से सहायता पहुंचाई जाएगी। तो दिल्ली में 011-2301-4011 और 2301-4022 पर आप संपर्क कर सकते हैं।
कोटा की बात करें तो कोटा कैंप कार्यालय में भी हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। हेल्पलाइन नंबर क्या है वो भी आपको बता दें, 0744 और 25055555। और इसके साथ ही आप एक और नंबर है उस पर भी संपर्क कर सकते हैं, 9414037700। तो ये वो तमाम नंबर्स हैं जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जानकारी लेनी हो आप इस पर ले सकते हैं। पहले ही दिन 20 विद्यार्थियों या अभिभावकों के फोन आ चुके हैं। कोटा, अहमदाबाद, पानीपत, निवाई, उज्जैन, रावत भाटा और झालावाड़ से फोन किए गए हैं। विद्यार्थियों के बारे में जानकारी एकत्रित की गई है। अब इनके बारे में भारतीय दूतावास से संपर्क किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं, कितनी मदद मिल रही है लोगों को इससे? बिल्कुल, देखा जाए तो ओम बिरला लोकसभा स्पीकर इस समय दुबई दौरे पे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो उन्होंने जो यूक्रेन में जो छात्र हैं, खास करके जो राजस्थान के छात्र हैं, उनकी मदद के लिए दिल्ली में जो उनका कार्यालय है और कोटा में जो उनका कार्यालय है वहां से हेल्पलाइन उन्होंने जारी किया है, जिसके मुताबिक उनका कहना है कि जो भी छात्र या छात्र के जो परिजन हैं अगर किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं तो वो इस पर संपर्क करके हर तरह की मदद ले सकते हैं। हर तरह की मदद के लिए मैं तैयार हूँ। जी बिल्कुल राजीव, अहम पहल स्पीकर ओम बिरला की ओर से। उम्मीद है कि लोगों को इस हेल्पलाइन नंबर से मदद भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी लेक सिटी में बेखौफ बदमाशों के आतंक की। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। जम्मू कश्मीर के बारामूला और शोपियां जिलों में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकवादियों के 4 सहायकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से AK-47 राइफल समेत गोला बारूद बरामद किया गया है। विधानसभा में सतीश पुनिया के बयान का विरोध, सत्ता पक्ष की महिला विधायकों ने मंत्रियों ने किया हंगामा। प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री ममता भूपेश ने देश के 5 राज्यों के चुनावों को लेकर के बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को बीजेपी को दुख व्यक्त करने के लिए कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया के बयान को लेकर राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से किसी व्यक्ति के रंग के आधार पर उसे कोसना और वो भी मातृशक्ति का अपमान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश बजट पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने रंगभेदी टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूनिया ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। प्रदेश के पहले कृषि बजट पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रतिक्रिया दी है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि बजट खेती किसानी में एक नए युग की शुरुआत करेगा। ये बजट किसान पशुपालकों के कल्याण के साथ साथ सभी वर्गों की खुशहाली लाने वाला है। गहलोत सरकार ने सभी विधायकों को आईफोन गिफ्ट किए हैं, जिनको लेकर अब बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी अपने आईफोन लौटा रही है। सतीश पुनिया ने कहा कि सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को देखते हुए फैसला किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में बन रहे स्वामीनारायण मंदिर में श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम का पुण्य लाभ पा सकेंगे। मंदिर के भीतर 3 जलधाराएं बनाई जा रही हैं, जिसमें भारत से ले जाकर के गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र जल प्रवाहित किया जाएगा। जयपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने पदभार संभाल लिया है। 20-21 मार्च को RAS मुख्य एग्जाम होगा। RPSC की ओर से नया शेड्यूल इसे लेकर जारी किया गया है। पहले 25 और 26 फरवरी को मुख्य परीक्षा होनी थी।
जयपुर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के बयान के खिलाफ कलेक्ट्रेट सर्किल पर यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया और सर्किल पर ही सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित किया गया। यूथ कांग्रेस की तरफ से पूनिया के बयान को महिलाओं का अपमान करार दिया गया है। डूंगरपुर में 250 से ज्यादा छात्र यूक्रेन में हैं, जो कि वहां अलग अलग इलाकों में पढ़ाई कर रहे हैं। युद्ध के हालातों से छात्रों के परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं और परिजन वीडियो कॉल के जरिए बच्चों का हाल जान रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए 550 ग्राम तस्करी का सोना पकड़ा है। यह सोना दुबई से लाया जा रहा था। सोने की 5 बिस्किट जब्त किए गए। कोटा में छात्रा की मौत के मामले को लेकर के आरोपी टीचर का मोबाइल बरामद कर लिया गया है। तालाब से आरोपी का मोबाइल मिला है, जिससे बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। बाड़मेर में एक मां ने अपने 2 बच्चों के साथ आग लगाकर के खुदकुशी करने की कोशिश की। आग में महिला और 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। मामले की जांच पुलिस कर रही है। जोधपुर में डॉग्स को खाना देना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। स्थानीय लोगों ने डॉग फीडर की पिटाई कर दी। डॉग फीडर को महिलाओं ने भी चप्पलों से पीटा। अलवर के रामगढ़ थाना इलाके की कंजर बस्ती में वेज और नॉनवेज ढाबा चलाने वाले इमरान डोली से भोपा जाति के दबंग लोगों ने उधार मांगा। आरोप है कि उन्होंने मारपीट की और बाद में इस रात को इस ढाबे में आग लगा दी। बांसवाड़ा में चोरों ने एक स्कूल को निशाना बनाया और स्कूल के खेल कक्ष का ताला तोड़ करके वहां पर रखा हुआ सामान चोरी कर लिया। पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा मिलने की वजह से पर्यटन नगर जैसलमेर में पर्यटन से जुड़े लोग गदगद हैं। इनका कहना है कि पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा देकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस कदम की वजह से पर्यटन से जुड़े लोगों को ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उदयपुर से खबर है, सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष पर हमला हुआ है। हिमांशु बागड़ी जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं विश्वविद्यालय के, उन पर हमला किया गया है। बीजेपी जिला मंत्री गजेंद्र भंडारी के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई है। कार को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। भोपालपुरा इलाके में यह घटना हुई है। दिन दहाड़े तलवारें भी लहराई गई हैं। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर किस तरीके से दबंगई यहां पर देखने को मिली। देखिए जरा, दिन दहाड़े यहां पर तलवारें लहराई जा रही हैं और विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष पर हमला भी हुआ है। इसके साथ ही बीजेपी जिला मंत्री गजेंद्र भंडारी के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।